बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आज का दिन आप सब के लिए बहुत सारी कामयाबियों का और खुशियों का दिन साबित हो। कैसे हैं आप सब लोग? ओके ग्रेट, आप सब लोग तो ठीक हैं, मगर मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं जरा इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आज तो बिल्कुल ही ठीक ठाक है ना। हैं? अच्छा, आज ऐसा क्या कर लिया आपने? आज ऐसा हमने नहीं किया, जिन्होंने करना था वो उन्होंने कल कर दिया और हमें खुश कर दिया। चले जनाब, अच्छी बात है। जरा अखबार पर नजर डालते हैं, अखबार क्या कह रहा है भाई। अखबार ये कह रहा है कि आज जुमेरात है, 2 जमादियुस्सानी है, 1438 हिजरी है और 2 मार्च है। अच्छा जी, सबसे पहली खबर, सी पैक खित्ते की तरक्की का जीना है, इक़्तिसादी ताउन तंजीम। ओके ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया जनाब, ये खित्ते में तरक्की का वाकई जीना है, और बस अल्लाह ताला इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दे, और हम ये दुश्मन की जो मैली नज़रें हैं ना, बस इनसे बच सकें, जिसकी जिन मैली नज़रों की वजह से हमारे मुल्क का अमन जो है वो बर्बाद है। अच्छा जनाब, फिर दूसरी खबर है क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो क्रिकेट का बुखार चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। जनरल बाजवा की क्रिकेट फाइनल पर सिक्योरिटी की यकीन दहानी, टिकटें गायब, शायकीन तलाश में मारे मारे फिरते रहे। ओके, ये जो टिकट्स वाला जो मामला है ना, ये हमने देखा है। कल मैं कुछ सोशल मीडिया पे भी चेक कर रहा था और न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखा रहे थे कि हज़ारों की तादाद में बैंक ऑफ पंजाब के बाहर लोग खड़े हैं, जहाँ जहाँ टिकट्स मिल रही हैं, जहाँ जहाँ से, और बेचारे ख्वारी हो रहे हैं सीरियसली। इतने देखें ना, अपन एक जुनून देखें उन लोगों में कि वो पता नहीं कितने दूसरे शहरों से आए हुए हैं, कितने कितने घंटे सफ़र करके आके कई कई घंटे वहाँ खड़े हो गए। उन लोगों को किस लिए आए हुए हैं? टिकट के लिए, और टिकट कोई फ्री नहीं है, टिकट के अच्छे खासे पैसे हैं, 500 रुपये कम से कम टिकट के पैसे हैं, जो सिर्फ कुछ है, मतलब जो आप समझ सकते हैं। और बाकी जो है वो 4000, 8000, 12000 और पता नहीं, और मुझे नहीं पता है बाकी मज़ीद रेट्स हैं। तो खैर जनाब, ये एक बिज़नेस है पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है, और डेफिनेटली इससे बढ़ के कोई एंटरटेनमेंट भी तो नहीं है। अगर आपको इतने अरसे बाद इतने पैसे खर्च करके एक जगह पे जाकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का और इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं उनके मैच देखने को मिल रहा है, तो अब क्यों नहीं देखेंगे। और PSL, वाओ। ओके जनाब, अब सियासतदान ज़रा हमारी पाकिस्तान क्रिकेट लीग के बारे में क्या कह रहे हैं, इधर आते हैं। हर चीज़ पर सियासत सही नहीं, बिल्कुल सही, मुल्क में क्रिकेट से पाकिस्तान की नेक नामी होगी। माशाल्लाह, बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल। चौधरी निसार साहब कह रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब्दुल कादिर जी, साबिक क्रिकेटर, कहते हैं टिकट कैसे ख़त्म हो गए, लगता है फिक्सिंग हो रही है। अच्छा, इधर भी फिक्सिंग हो गई, ठीक है। ये गुगली भेजते हैं। फिर ये एक और है, ये बड़ा ज़बरदस्त है भाई। PSL फाइनल, मुल्क भर में लोड शेडिंग ना करने का फैसला। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छी बात है, मगर बाद में तो हमारी हड्डियों से बिजली निकालनी है आपने। इसका क्या है, हम जहाँ 8 घंटे जाती है वहाँ फिर 12 घंटे जाएगी कि जनाब वो एक दिन आपको लाइट नहीं दी थी, वो होगा काम। अच्छा, जहांगीर पार्क की आरइश 2 माह में मुकम्मल होगी, ओपन एयर थिएटर, लाइब्रेरी, जॉगिंग ट्रैक बनेगा इंशाल्लाह। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, एक चीज़ वो भाई जो इन खबरों में ज़रा कम नज़र आती है, मुझे उसके ऊपर बात करनी है। हम पिछले कुछ दिनों से मैं खुद ये चीज़ फील कर रहा था कि मैं ये ख़ास तौर पर कराची की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे मुझे फेसबुक पे या कुछ वैसे लोग जो मिल रहे थे, मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि यार मेरा मोबाइल स्नैच हो गया। क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ठीक है, हालात थोड़े से बेहतर हैं, मगर आप यकीन मानिए पिछले 3-4 दिनों से ये दोबारा से सारी शिकायतें सामने आना शुरू हो गई। दोबारा से जो है वो फेसबुक पे और बाकी जहाँ जहाँ जो सोशल मीडिया के आपके ज़राए हैं वहाँ पे ये ख़बरें लगा रहे हैं लोग कि जनाब हमारा मोबाइल छिन गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। और मैं वैसे भी 2-3 लोगों से मिला,
तो ये सबसे पहली बात ये है कि ये दोबारा से ये सारी एक रेशो जो है बढ़ गई है। ये बहुत बड़ा फेलियर है। आई एम रियली सॉरी कि अगर दो लोग बाइक पे अपने साथ एक जो है वो माउजर लगा के या एक जो गन लगा के वो घूम रहे हैं, तो ये इंतहाई जो है वो एक मतलब ड्रॉबैक है सिक्योरिटी का। तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और नंबर 2, शहरियों के हवाले से मैं इधर आप सारे लोगों से दरख्वास्त करूंगा। ये अभी कुछ दिन पहले CPLC की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ पिछले साल में इतनी डकैतियाँ हुई, इतनी चोरियाँ हुई, इतने कत्ल हुए, इतनी गाड़ियाँ चोरी हुई, इतनी गाड़ियों के टायर खुल गए, ये हो गया वो हो गया सारी रिपोर्ट में। उसमें जनाब उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि इस पूरे साल में मोबाइल स्नैचर्स जो जितने मोबाइल स्नैच हुए कराची में, उनकी तादाद शायद कोई 3000 के करीब थी या मैक्सिमम 4000 के करीब थी, कुछ इस तरह। तो क्या आपको लगता है कि कराची में पूरे साल में सिर्फ 4000 मोबाइल स्नैच हुए होंगे? 2.25 करोड़ लोगों में से अगर 4000 मोबाइल एक महीने में अगर स्नैच होते हैं, मुझे तो हर बंदा मिलता है इसके 4-4 दफ़ा स्नैच हो चुके हैं। एक्चुअली ये सारी हमारी गलती है। जब भी कभी ऐसी वारदात होती है, कुछ वाक़या होता है, तो हमें फ़ौरन जाना चाहिए थाने और पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहाँ जाके हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई है आप इस एरिया से मोबाइल स्नैच हुआ। वो जो 3-4 हज़ार जो उन्होंने मुझे बताई, हम उनकी जो तादाद उस पर शक नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि शहरियों ने ही, सिर्फ इतने शहरियों ने जाकर रिपोर्ट करवाई है, बाकी शहरी रिपोर्ट नहीं करवाते। कहते हैं हमें पता है यार, मिलना ही नहीं, क्या ज़रूरत है पुलिस स्टेशन जाने की। वो तो ठीक है, मगर एक कोई अपना फ़र्ज़ भी होता है। हम अगर कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम ये चीज़ मतलब अपना पहला जो फ़र्ज़ है वो तो पूरा कर सकते हैं। खैर, ये मुल्की हालात है, इस हवाले से जो है वो हमें बिल्कुल जो है वो सब ने मिलकर कोई ना कोई काम करना है। अगर उसकी जगह उन 4000 की जगह आप फ़र्ज़ कीजिए कि कोई अगर 40,000 आया होता कि 40,000 मोबाइल स्नैच हुए हैं, तो ऐसी की तैसी क्यों उसका जो है वो काम नहीं होता, सिक्योरिटी ठीक नहीं होती, तो प्रेशर बिल्ट होता है। हाँ ना, प्रेशर आता है उन लोगों पे काम करते हो। तो हमें कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल उनकी असल शक्ल दिखाने के लिए हमें कोई एक स्टेप लेना पड़ेगा उसके लिए। और जितने भी ये जो आला हुकाम है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ये जुड़े हुए हाथ हैं कि मेहरबानी कि थोड़ा सा सिक्योरिटी के ऊपर ख्याल रखिए। ये जो जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की पहली जिम्मेदारी है। तो हम इस रियासत के बाशिंदे हैं, खुदा का वास्ता है हमें ये जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़राहम किया जाए। ठीक है, बहुत कुछ निकल जाएगा ऐसा जो नहीं बोलना चाहते हम। खैर जनाब, अच्छा आज का दिन जो है, आज जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मार्च है और 2 मार्च आज का दिन जुड़ा हुआ है एक बहुत ही अहम शख्सियत के साथ। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शायरी करके मतलब आसान अल्फाज में इतनी बड़ी बड़ी बातें वो इन्होंने की और लोगों ने इतना सराहा, इतने माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत है वो। मैं जनाब बात कर रहा हूँ नासिर काज़मी साहब की। नासिर काज़मी साहब जो हैं वो 1975 में हमें 2 मार्च 1972 में हमें छोड़ के चले गए। ज़रा मैं याद दिला देता हूँ कि उनके कौन सा उनका काम था। आपने एक गाना सुना होगा, कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ, दिल धड़कने का सबब याद आया, ठीक है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, नियत शौक भर न जाए कहीं जैसे। मतलब इतने ज़्यादा उन्होंने अपना गाने जो आसान, खूबसूरत और वाकई बड़ी बड़ी बात है। खैर, आज उन्हीं के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, आइए जरा चल के पहले वो देखते हैं। नामवर शायर नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अंबाला में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद सुल्तान काज़मी सरकारी मुलाजिम थे। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर शहर को अपना मस्कन बनाया। जल्द ही वालिदैन चल बसे और हसास, फितरत पसंद और हिजरत के दुखों से चूर नासिर काज़मी पर उदासी के कई तख्लीकी आलम गुजरे। वो कई अदबी रसायल की अदारात से वाबस्ता रहे और मुलाजमतों के साथ तवील अरसे तक रेडियो पाकिस्तान से भी जुड़े रहे। नासिर काज़मी की शायरी मजमूए बरगे नए, दीवान और पहली बारिश अहम तसव्वुर किए जाते हैं।
नासिर काज़मी की शायरी नए पाकिस्तान की पहली संजीदा, बावकार और गहरी तख्लीकी कुव्वत रखने वाली मुनफरिद तरीन आवाज है। वो शायरी में अपने अहद के दुख सुख, ख्वाब, उम्मीदें, हसरतें एक नए तर्ज एहसास के साथ रकम कर गए हैं। 2 मार्च 1972 को नासिर काज़मी इस दुनिया फानी से कूच कर गए, लेकिन उनकी खूबसूरत, बामानी और जिंदा रह जाने वाली शायरी जदीद शेर व अदब का सरमाया इफ्तिखार रहेगी। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। ये हकीकत है कि ऐसे लोग रोज़ रोज़ नहीं आते। ये बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई इतने काबिल होते हैं और जो इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो उसके बाद भी उन्हें याद किया जाता है। नासिर काज़मी साहब उन्हीं में से एक हैं और वो हमेशा अपने खूबसूरत काम की वजह से याद रखे जाएंगे। फुरकान बॉबी से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा उनका जो काम है, उनकी जो शायरी जो खूबसूरत नग़मों की शक्ल में आज भी हम पसंद करते हैं, ज़रा कुछ यादों में हमें वापस तो लेके जाएं। एक ट्रिब्यूट है उनके लिए, जनाब। मैटले है। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। नासिर इस दयार में, नासिर इस दयार में, कितना अजनबी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या बात है जनाब, थैंक यू सो मच बाबू जी। ओके जनाब, आज फिर अभी हम आपको बताते हैं कि आज का हमारा मौजू क्या है, हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं। वो मौजू जो है वो थोड़ा सा बॉबी भाई ने रिवील किया है, वो अपना गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। ये ख़ास तौर पे मेरे ख्याल बीवी के लिए गाया गया गाना है, बट खैर इट्स ओके। तो अच्छा जनाब, आज का हमारा जो मौजू है वो एक सबसे नापसंदीदा तरीन जायज़ अमल के हवाले से है। आज माशरे में बढ़ती हुई इस तलाक और खुला की शरह के हवाले से हम बात करेंगे। एक चीज़ थोड़ी समझ नहीं आती कि कुछ कन्फ्यूजन्स हैं मेरे भी जहन में, जो आज अपने मेहमानों से बात करने वाले हैं हम लोग, कि जिससे मिले वो ये कहता है कि जनाब वो एक शादी से वो उस तरह खुश नहीं नज़र आता जिस तरह होना चाहिए। एक जायज़ अमल है
आपको इसके बारे में कहा गया, और एक इंसान के अंदर जबिलत भी मौजूद है, उसे एक पार्टनर चाहिए, मगर इसके बावजूद हमें खुश लोग नज़र नहीं आते। मतलब मुझे ऐसे बड़े कम लोग नज़र आते हैं, मतलब अपने इर्द गिर्द अगर मैं देखूं, नज़र दौड़ाऊं, तो बड़े कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि जनाब हमारी शादी को तो 35 साल हो गए और हम खुश और पता नहीं चला यार कैसे गुजर गए, माशाल्लाह यार क्या बात, सच में। और हमें ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं, कहते हैं यार 2 साल हो गए मेरी शादी को, लग पता गया है बॉस। तो ये लोग मुझे ज्यादा आखिर ये कहाँ पे लूप होल है। हम लोग, मुझे एक चीज और भी मैं सोच रहा था कि अगर हमने शॉपिंग करनी हो, 200 रुपए की कोई चीज लेनी हो ना जाके, तो हम 10 दफा सोचते हैं बड़ी कि कहीं ज्यादती ना हो जाए, कोई लूटा ना जाऊं मैं, कि 200 रुपये ना चले जाए, कोई जा रहा होता है ना हाथ से, पूरी जिंदगी का सौदा कर लेते हैं बगैर सोचे समझे। और मतलब ये जिंदगी एक आपकी लाइफ, सिर्फ लाइफ ही तो है। खैर, आज जो है वो सोसाइटी में देखें तो यहाँ पे तलाक और खुला की शरह जो है वो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। एक्चुअली ये है क्या, कब तलाक जो है वो वाजिब हो जाती है, और मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि आपको तलाक देनी पड़ जाती है, और ऐसी वो साइकोलॉजिकली मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं कि उस पे मतलब औरत को जो है वो खुला लेना पड़ जाता है। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारा दीन क्या कहता है और हमारा पाकिस्तान का कानून क्या कहता है इस हवाले से, और बाकी जो मुआशरे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत अहम मेहमान होंगे, कहीं मत जाइएगा, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज का मौजू हम आपको बता चुके हैं वक्फे से पहले। आज हम बात करेंगे तलाक और खुला के शरई और कानूनी मसाइल के हवाले से। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े अहम मेहमान जिनसे हम जानेंगे कि कानून, पाकिस्तान का कानून जो है वो इस हवाले से क्या कहता है, और किस किस्म के केसेस जो हैं वो आते हैं, और बुनियादी वजूहात क्या बनती हैं इस हवाले से। जनाब एडवोकेट लियाकत अली खान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। और तैयार हैं फिर आज इस खास मौजूद पर बात करने के लिए? और जब भी आपका कोई हुक्म मिलता है हम तैयारी करके ही आते हैं आपके पास जाना। चलो गुड। अच्छा जी, इनके साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं आज के, इस्लामिक स्कॉलर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, और आज इस्लाम मतलब दीनी पहलू जो है वो हम इनसे डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो एक माशरती पहलू है वो तो ज़ाहिर सी बात है डिस्कस होगा। अल्लामा सईद रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, एहसान मालिक। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लामा सईद रज़ा साहब के साथ साथ हमारे साथ जो दूसरे इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, प्रोफेसर अल्लामा सज्जाद मदनी साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी तबीयतें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाइए फ़हीम भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो मैं ज़रा एडवोकेट साहब की तरफ आना चाहता हूँ कि जो लॉ क्या कहता है वो ज़रा एक मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। ये जो आपके पास लोग तलाक और खुला की शिकायतें लेके आते हैं, ये केसेस लेके आते हैं, वो क्या कहते हैं कि किस वजह से ज़्यादातर आप देखते हैं कि ये यहाँ तक बात पहुँच जाती है? ज़रा इस पे बताइएगा। और ये जितने भी ज़्यादातर केसेस आते हैं वो मतलब कितने मतलब कुछ 50 साल बाद, कुछ 40 साल बाद, 10 साल बाद या 2 साल बाद, कितने साल जो है ना ज़िंदगी गुजार के तंग आ जाते हैं एक दूसरे से? ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा, एक एवरेज के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके शो के हवाले से कहूँगा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और अवेयरनेस काफ़ी देते हैं लोगों को। जहाँ तक आपने मसाइल के बारे में बताया, देखें फ़हीम भाई, ख़ानदानी मसाइल तो हर जगह पर हैं। खुला और तलाक की हर घर के अंदर जो साफ ज़ेर जहाँ पे शादियाँ होती हैं वहाँ पे मसले मसाइल भी होते हैं, और आए दिन हम देखते हैं कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर जो ये मसला या शिकायत नहीं हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो
समझदारी का मुजाहरा करते हैं, बच्चियाँ कुछ समझदारी का मुजाहरा करती हैं और कुछ ख़ानदान के लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर उन मामलात को दबा देते हैं और उनको चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब से हम देखते हैं कि अभी अवेयरनेस लोगों को ज़्यादा मिलना शुरू हो गई है, मीडिया आ गया है, IT आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो लोग अब उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग मीडिया के ज़रिए भी एजुकेट हो रहे हैं। अब हर आदमी को अपने राइट्स का पता है। अगर पहले ऐसा होता था कि अगर लड़कियों के साथ शोहर अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता था या तशद्दुद करता था तो उसके घर वाले दबा देते थे। अब ऐसी चीज़ नहीं है। अगर शोहर अपनी बीवी पे हाथ उठाता है या उसको कोई उसके राइट्स नहीं देता है तो वो लड़की खड़ी हो जाती है फ़ौरन, जो है ना, मीडिया का सहारा लेती है, अदालत का सहारा लेती है, कानून का सहारा लेती है, वो अपने राइट्स को लेने की कोशिश करती है, जो ना। इससे पहले जो है ना, माजी में अगर हम चले जाएं तो ऐसा कभी भी नहीं होता था। और अगर कोई इल्ज़ामात शोहर पे लगते थे या कोई खुला के केसेस आते थे, उनको बाकायदा प्रूफ करना पड़ता था। अब तो सिंपल सी बात है, अगर मियाँ बीवी में ज़हनी आमेगी नहीं है या शोहर खर्चा नहीं देता है, मारपीट या तशद्दुद करता है या शक करता है या नशा करता है, काम नहीं करता, तो लड़की उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है, जी आपने अगर काम करना है, घर में रखना है तो इज़्ज़त से रखेंगे, चादर चार दीवारी के अंदर रखेंगे, अगर आपने नहीं रखना है तो वो फ़ौरन जो है ना वो कहती है जी मुझे इसका नहीं रहना है, जो ना। वो जाके अगर अपने पेरेंट्स से बात करती है, अगर वो नहीं मानते या उसके ससुराल वाले नहीं मानते तो फ़ौरन हम देखते हैं कि वो कोर्ट में आ जाते हैं और आके मेंटेनेंस का सूट फाइल कर दिया। अगर समझदार बच्ची होती है वो कहती है कि मैं पहले इसको जो है ना चेक करूँगी, शायद मे भी ये सुधर जाएगा, मेंटेनेंस का केस कर देगी। अगर वो उसको नहीं रहना है या उसको माहौल पसंद नहीं है ससुराल का, या उसको अच्छे नहीं लगते या उस लड़की को वो पसंद नहीं करते, तो फिर वो कोशिश करती है कि खुला जो है ना वो कोर्ट में आके दायर करें, खुला अदालत के जरिए हासिल करे और उससे छुटकारा हासिल करे जाना। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें कि शोहर की तरफ से, कि अगर शोहर ने शादी की और बीवी जो है वो आके जो है ना वहाँ पे आती है, वो समझ रहा है कि जो है ना मेरे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती है, मेरी इज़्ज़त नहीं करती है, और आए दिन जो है ना बगैर बताए घर से चली जाती है, या उसके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, उसके भाइयों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, उसके रिश्तेदार ख़ानदान के लोग रोज़ाना जो है ना घरों में आ रहे हैं और आके जो है ना हमारी जो फैमिली है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वहाँ से ये छोटे छोटे मामला जो है ना क्रिएट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उस मामला जो है ना बढ़ते जाते हैं, जो ना। फिर लड़के वाले जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर पाबंदी लगाएं कि वो अपने घर वालों से नहीं मिले, या उसके घर वाले यहाँ पे नहीं आए, हमें परेशान नहीं करें, या जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी मसला हो जाता है। लड़की कहती है कि आपने मुझे जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में रखा है, मुझे अलग घर लेके दे दें। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो हर घर में होती हैं। तो यहाँ से फिर इख्तलाफात जो है ना बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं वो तलाक की नौबत पहुँच जाती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हक महर कम लिखा होता है निकाहनामे के अंदर, जो है तो फ़ौरन लड़का उसको तलाक दे देता है। अगर निकाहनामे के अंदर शराइत ज़्यादा लिखी हुई है, हक महर ज़्यादा लिखा हुआ है, तो फिर उसको तलाक देने में फिर सोचना पड़ता है लड़के को, अगर मैंने इसको तलाक दी तो हक महर इतना ज़्यादा लिखा हुआ है कि मुझे वो देना पड़ेगा और जो शराइत हैं वो देनी पड़ेंगी। अगर कम है तो फ़ौरन तलाक दे देगा, अगर ज़्यादा है तो फिर उसके लिए होगा लड़की को सफ़र करना पड़ता है। अगर उसका घर नहीं बस पाता तो फिर वो वकील के जरिए अदालत में खुला का केस करेगी, सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला, और उसके बाद जाके जो है ना वो कोर्ट में इस्तदा करेगी कि मुझे हक महर माफ़ करने के एवज जो है ना जो शराइत हैं मुझे खुला ग्रांट की जाए, तो कोर्ट फिर जो है ना उसको खुला दे देगी। बिल्कुल सही, ये आपने बड़ी तफसील से सारा कुछ बयान कर दिया कि क्या क्या किस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट से घर के माहौल ख़राब होते हैं और कहाँ कहाँ पे जाके। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा अवेयरनेस जो है मेरा ख्याल है ये भी एक कभी कभी जो है ना वो परेशानी का बायस बन जाती है, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि जब औरत को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जहाँ तक मगर मेरा जहाँ तक ख्याल है औरत और मर्द दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है किसी के साथ रहने के लिए। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, मियाँ बीवी मैं समझता हूँ एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया पंचर हो जाएगा तो यकीनन वो गाड़ी नहीं चलेगी, जो ना। और दोनों को ही जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करके इस घर को चलाना पड़ेगा। उन्होंने दोनों फैमिलीज़ को देखना है। शोहर ने अपनी बीवी के ससुराल को देखना है कि उनके साथ मुझे किस तरह का रवैया अख्तियार करना है, अपनी बीवी के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार करना है, उसकी बात को जो है ना मुझे बर्दाश्त करना है, ससुराल की बात को बर्दाश्त करना है, उसके रिश्तेदारों के अंदर उनके अगर मेहमान हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी। इसी तरह लड़की को भी जो है ना वही जो है ना उसका बदल देना है कि मैं अगर अपने ससुराल सास ससुर की इज़्ज़त करूंगी या अपने देवर की इज़्ज़त करूंगी, शोहर की इज़्ज़त करूंगी, घर में अगर अच्छा माहौल होगा तो यकीनन वो घर अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पे लोग जो है हम देखते हैं कि वो इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से जो है घर खराब होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अल्लामा सईद रज़ा साहब, मैं एक जगह ना पढ़ रहा था, साइकोलॉजी के मुताबिक औरत को पैसे से ज़्यादा इज़्ज़त चाहिए होती है अपने मर्द से, और मर्द को बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा उसे अपनी अचीवमेंट्स की एप्रिसिएशन चाहिए होती है। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि क्या माशरती एतबार से ऐसा ही होता है? बात यह है सर के शादी पहले शादी होती थी, अब शादी नहीं रही, कारोबार बन गया है।
देखे ना कि एक हदीस रसूल भी है कि आखिरी ज़माने में तलाक़ें बढ़ जाएंगी। पहले लोगों में इतनी तलब नहीं थी, ज़्यादा लालच नहीं थी, लोगों में मोहब्बत थी। अब लोगों में लालच ज़्यादा आ गई, मोहब्बत कम हो गई है। तो जब रिश्ते के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि लड़की के पास पैसा कितना है, कितनी मतलब पढ़ी लिखी है। मेरा बेटा डॉक्टर है तो डॉक्टर लड़की ही चाहिए मुझे। मतलब अब जब यहाँ कारोबार शुरू हो गया, अब यहाँ शादी नहीं रही। तो जब शादियाँ होती थी तलाक़ें कम थी, अब ये कारोबार बन गया है। तो जब ये कारोबार बन जाएगा तो फिर ये तलाक़ें बढ़ जाएंगी, और ये बढ़ गई। अब आप देख लें कि जब जहाँ ये मामला आ गए, इसी वजह से तलाक़ें बढ़ी हैं ये। सही। अच्छा, और अल्लामा साहब एक चीज़ और भी, जो रस्म और रवाज हैं इंतहाई फजूल के, मैं इंतहाई माजरत के साथ, उनकी वजह से बड़ा माहौल हमारा ख़राब हुआ है। जैसे ये जो बरी होती है, ठीक है, वो अपनी बेटी को तोहफा देना होता है ना अपने, आप पूरे शहर को दिखा के जनाब, आप पहले ऐसे कि जनाब ये चीज़ें हम दे रहे हैं अपनी बेटी को, भला अपनी बेटी को देना आपने, और वो भी पूरे शहर में, मतलब पूरे लोगों को दिखाएंगे। बल्कि आज भी पंजाब में और बहुत सारी जगहों पे गांव में ये रिवाज है कि वो एक औरत है, वो पूरे गांव में लेके जाती है वो सारा कुछ, जनाब ये देखें ये बरी हम दे रहे हैं। तो ये एक मजाक नहीं सर? मैं तो कह रहा हूँ ना, दीन के साथ मजाक है, ये माशरे के साथ मजाक है, ये कानून के साथ मजाक है, ये अपनी बेटी के साथ मजाक है। इसलिए कि आप जो ये अपनी खुशी होती है शादी की, बिल्कुल होती है, लेकिन खुशी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप खुशी को पागल बनाने बदल दें। आप ये भूल जाएं कि भाई अगर मेरे पास इतना कुछ है, तो अगर सामने वाले की बेटी गरीब है, वो नहीं कर सकता, तो वो क्या दिखाएगी? वो एहसास कमतरी में आ जाएगी ना। तो फिर जो लड़के वाले होंगे हर जगह वो चाहेंगे कि इसी तरह से जो है मुझे। सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मुझे एक इमीडिएट ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा प्रोफेसर अल्लामा सज्जाद मदनी साहब की भी राय शामिल करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं तलाक़ और खुला की बढ़ती हुई शरह के हवाले से। प्रोफेसर अल्लामा सज्जाद मदनी साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? आप जो आजकल हम देखते हैं शरह बढ़ रही है, इसके पीछे क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह शादीशुदा है ना आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से बताएंगे आप। भाई बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें जब भी हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो हमें उसकी मकसदियत को जानना चाहिए। एग्जैक्टली। निकाह का मकसद जिनसी ख्वाहिशात की तकमील नहीं था, या निकाह का मकसद जो है वो माशरे के सामने अपने माल और दौलत की नुमाइश नुमाइश नहीं था, बल्कि निकाह से मकसूद जो था वो एक ख़ानदान के इदारे का तहफ़्फ़ुज़ था, ताकि एक फैमिली सिस्टम को फ़रोग़ दिया जाए और फिर फैमिली से ख़ानदान से आगे पूरा माशरा बनता है। और फैमिली सिस्टम के तहत परवान चढ़ने वाले अफराद जो है वो आला तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। बानिस्बत जो है वो आप देखिए कि माँ बाप का साया जिसको ना मिला हो, वो आम तौर पर माशरे में आगे नहीं बढ़ पाता, वो जराइम पेशा अफराद का जो है वो आलाकार बन के रह जाता है। जबकि फैमिली लाइफ में पलने वाला बच्चा जो है वो माँ बाप की भरपूर तवज्जो मिलने के बाद माशरे का बड़ा कारआमद फ़र्द बनता है। तो मकसद ये था कि इंसानियत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए, और इसी तरीके से औरत को इज़्ज़त और शर्फ देना मकसूद था। वेस्टर्न कल्चर में आज औरत की आज़ादी की बात की जाती है, वो दर हकीकत मैं ये कहता हूँ कि औरत तक पहुँचने की आज़ादी मांगी जा रही है। वहाँ आप देखिए कि शादी का तसव्वुर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वक्ती तौर पर लोग साथ रहते हैं, जोड़े साथ रहते हैं, जब दिल चाहता है फिर वो आपस में जुदाई इख्तियार कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे माहौल में एक ख़ानदान को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं रहता। जबकि हमारे दीन ने खातून को, औरत को इतना बड़ा मकाम दिया है कि उस तक रसाई जो है वो इतनी मुश्किल बना दी है कि अगर आपको एक औरत को हासिल करना है तो उसके लिए आपको माशरे में एक तो जो है ना वो इज्जतदार तरीके से उस तक पैगाम भिजवाना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों ख़ानदानों के बीच में आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, गवाह होंगे, उसका ऐलान होगा, और उसके बाद हक महर मुकर्रर किया जाएगा, और उसके बाद जाके आप औरत तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो हमारे दीन ने जो है वो ख़वातीन को, औरतों को बड़ी इज्जत दी है, बड़ा मकाम दिया है। लेकिन आज जो है हम इन सारी चीज़ों को, इस सारे मकासद को भुला बैठे हैं। नमूद नुमाइश और शादी के अंदर रस्म व रिवाज को हमने अहमियत देना शुरू कर दी है, और बदकिस्मती ये है कि सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर पाक व हिंद में एक तवील अरसा जो है वो हम गैर मुस्लिमों के साथ रहे, तो अपना इस्लामी कल्चर, अपनी इक़दार हम भुला बैठे।
उनके दरमियान रहकर, अब मिसाल के तौर पर जहेज हमारे दरमियान शामिल हो गया। आज बहुत बड़ी तलाकों की वजह जो है वो जहेज का ना मिलना भी है, या हस्बे ख्वाहिश जैसी लड़के के घर वाले तवक्को कर रहे थे, लड़की वैसा जहेज नहीं लाई, तो इस पे तलखियां शुरू होती हैं, उसको ताने मिलना शुरू होते हैं, और आगे चल के बिलाखिर इस रिश्ते का बड़ा दर्दनाक अंजाम होता है। अरे जहेज के लिए पहले इतनी लंबी लिस्ट जाती है जनाब कि ये सामान है जो आपने अपनी बेटी को देना है। अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, इस्लामिक हिस्ट्री का अगर आप मुताला करते हैं तो हमारा दीन औरत को विरासत में हिस्सादार ठहराता है। हमारा दीन कहता है कि भाई औरत को अपने बाप की विरासत में से प्रॉपर हिस्सा मिलना चाहिए। आज होता क्या है कि हमने गैर मुस्लिमों के साथ हम रहे, उनके अपने रस्म रिवाज हैं, उनके यहाँ विरासत का कोई तस्वर नहीं था। वो कहते थे एक दफा में आप बेटी को जितना दे सकते हैं आप दे दें, तो हमने ये चीज उनसे ले ली। और विरासत आज बड़े बड़े मजहबी घरानों में बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाता। जहेज दे के बड़ी अच्छी धूमधाम से शादी करने के बाद ये सोच लिया जाता है कि शायद हम हक अदा कर चुके हैं। Exactly. तो मैं ये समझता हूं कि अपनी दीनी इकदार को पसे पुष्ट डाल देने की वजह से और उन चीज़ों का ख्याल ना रखने की वजह से आज जो है वो हमें तलाक और खुला की बढ़ती हुई सूरत हाल का सामना है। इस बारे में आगही और शऊर जो आम होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस मसले पे उतना ज़्यादा काबू पा सकेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक कॉलर हमारे साथ है, जरा इनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? कैसे हैं फहीम भाई? याहिया बात। अरे बिल्कुल ठीक ठाक याहिया भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने नासिर काज़मी को याद रखा। कहते हैं ना, उनका एक शेर था, आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। तो बात यह है कि हम लोग, हमारे जो असत्जा इस्लाम है या शायर हैं या अदीब हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए, चाहे हमारे उलमा हों, हमें उनका जिक्र करते रहना चाहिए। रिवाइवल होता है क्योंकि अब वो लोग बहुत कम रह गए। अच्छा, टॉपिक के हवाले से पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम। मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, जैसे मुफ्ती साहब ने सही कहा, बात ये कि हम लोग ने मेरे ख्याल में बड़ी एक जरा तल्ख बात है कि हमने जना को बहुत आसान बना दिया और निकाह को बहुत मुश्किल कर दिया है। अच्छा, शादी जो है ना एक दूसरे को बर्दाश्त करने का नाम है। फहीम, एक तो ये इसका एक तो होता है इखलाकी तकाजे, एक होते हैं कानूनी तकाजे। लेकिन इखलाकियात में हम जरूर अपनी लड़कियों को तो समझा के बेचते हैं कि भाई तुम्हें ये नहीं करना नहीं है और ये नहीं करना, इस तरह रहना है। लेकिन क्या हम अपने लड़कों को समझाते हैं कि औरत से किस तरह बिहेव करना है, उसको गुलाम बना के रखना है, या औरत कोई हमारी गुलाम तो नहीं होती। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ या तो बहुत लिबरल लोग वो इतनी आजादी देने की बात करते हैं कि वो मात्र फिजद आजाद हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के दौर के अंदर जहां लड़की लड़के एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, लड़कियों के अंदर भी वो टॉलरेंस नहीं है, तो हमारे जो हमारे बड़े हैं उनका क्या किरदार है? अगर इस किस्म का कोई मामला पेश आ जाए तो कितनी बर्दाश्त लड़की में होनी चाहिए, कितनी बर्दाश्त लड़के में होनी चाहिए? और कानूनी तौर पे जो ये सिलसिला चलता है जिसमें एक झूठे इल्जाम लगा के तलाक ली जाती है, तो क्या ये सही है? क्योंकि अगर एक औरत को खुला की जरूरत है तो बेचारी उसको जरूरी है कि उस पर मर्द पर गलत इल्जाम लगा के खुला दी जाए? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या ऐसा होता है कि गलत इल्जाम लगाए जाते हैं उस केस को मजबूत बनाने के लिए? देखिए, ऐसा जो सच है हक सच बात कीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें ये जो भाई अभी याहिया भाई जो ना, देखें किसी के साथ होता है तो कोई जो है ना वो बात करता है, ऐसे तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। ये हमेशा मर्द जब अपनी जान छुड़वाने पे आता है तो वो उस वक्त इल्ज़ाम लगाता है कि टेलीफोन इस्तेमाल करती है, कमरा बंद करके बात करती है, इसके बाद मुख्तलिफ कालें आती हैं, रातों को उठ के बात करती है, फलाने से क्यों बात करती है, फलाने के घर क्यों जाती है। तो ये इस तरह का जो ना मारपीट करना, ये औरत के साथ ज़रा मारपीट करता है तो हाथ उठाता है तो कोई शिकायत करता है ना। और नान नुफ्का नहीं देना जो है ना, ये भी मर्द की जिम्मेदारी है कि नान नुफ्का दे, उसका इलाज मुआवजा कराए, बीवी का, बच्चों का, उसको घर में इज्जत से रखे जो ना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाता। आप देखें कि जब वो इल्ज़ाम लगाती है तो उन इल्ज़ामात के जो है ना फिर वो अदालत के अंदर प्रूफ भी करती है जो ना, प्रूफ भी करती है जो ना, वो लगा रही है तो वहाँ जब उसका वकील आता है वो जवाब दावे के बाद जवाब दावा आता है तो उसके अंदर वो बाकायदा जो है ना अपनी वो जस्टिफिकेशन देते हैं, साबित करने की चीजें जो तो दोनों मियाँ बीवी जब बैठते हैं, प्री ट्रायल होता है वहाँ पे। हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखते जो ना, जो अदालत में लड़कियां आके हमें बताती हैं, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखते, जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो लिखते हैं। लेकिन ये बातें हकीकत होती हैं, हकीकत पे मबनी होती हैं। क्या एक औरत जिसके 4 बच्चे हों या 10 साल से 15 साल से उसके साथ रह रही है, उसका दिमाग खराब है, वो अपने बच्चों की खातिर जो है ना वो बच्चों का भी घर खराब करेगी, अपना भी घर खराब करेगी। एक शादीशुदा औरत है, उसको पता है कि अगर मैं इससे खुला लूंगी तो आगे मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या वो बेवकूफ़ तो नहीं होते जो? बिल्कुल, कि वो आगे को मजबूरी होती है, मजबूरी के आलम के अंदर ये औरत कदम उठाती है। वैसे औरत जो है ना कंप्रोमाइज़ करती है, हमेशा अपने घर को बचाने की कोशिश करती है। आए दिन बेशुमार औरतें, मैं आपको बताऊं कि शोहर ने शादी की है, 2 साल से खर्चा नहीं दे रहा है,
घर पे भी नहीं आता है, जो है ना किराए का मकान जो है ना वो किराए का मकान है, वो मेहनत मजदूरी करके बच्चे भी पाल रही है, अपने आप को भी पाल रही है, बच्चों को भी रखा हुआ है। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है जो ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लामा साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं, ये बताइए कि एक औरत के क्या क्या फ़राइज़ है, ठीक है, और एक जो शौहर है उसके क्या क्या फ़राइज़ हैं, अगर इसकी तरफ आइए। देखिए औरत के फ़राइज़ में तो ये आता है कि एक हदीस मिलती है, यहाँ तक मिलती है कि औरत, रसूल खुदा ने ये कहा कि अगर ये उसमें कोई मसला ना होता तो मैं ये कहता कि बीवी जो अपने शौहर को सजदा करे। इस हद तक बीवी को कहा गया। देखिए खाली यहाँ पर ना हम औरत ही की जिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे, मर्द की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं औरत से। बिल्कुल है, इसलिए कि मर्द ही जो है वो उसका रखवाला है, मर्द ही उसका वली है, मर्द ही उसका पालने वाला है, मर्द ही उसका रखवाला है, मर्द ही उसका मुहाफिज है। मर्द की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और औरत कमजोर है। नहीं, अगर देखें मर्द ये सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता है अगर, तो फिर वो औरत जो है वो खुला ले सकती है अगर वाकई से लगता है कि परवरदिगार ने देखें, इसी वजह से परवरदिगार ने जब ये रिश्ता जोड़ा है, निकाह जो है गिरह का नाम है, गांठ का नाम है, सही है, और माशरे के लिए जरूरी है। अगर ये निकाह ना होता तो ये इंसान जो है बेरारावी में पड़ जाता, फहाशियत में पड़ जाता, और जो माशरा फहाशियत में पड़ जाता है वो बहुत तेजी के साथ बिगड़ता है। तो परवरदिगार ने इसलिए निकाह को रखा कि माशरा जो है फहाशियत से बचे और पाकिज़गी की तरफ जाए, क्योंकि निकाह में पाकिज़गी है, बाकी सब गंदगी गंदगी है। तो पाकिज़ का माशरा करने के लिए निकाह जरूरी है। जब निकाह किया जाएगा तो उसका मतलब यह है कि मियाँ बीवी आपस में एक माशरा बनाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, अगर मियाँ बीवी के जहन साफ और पाक है तो बच्चे भी साफ और पाक होंगे। बिल्कुल इस तरह माशरा फिर आगे बढ़ता चला जाता है। जिस तरह से हम जब शादी होती है तो एक मिसाल देते हैं कि हमें परवरदिगार हमारी शादी को बीबी फातिमा ज़हरा और हज़रत अली की तरह कामयाब कर। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ना कि पाक जहन थे दोनों, तो पाक जहन हो दोनों। अब यहाँ ये रह गया कि ज़ाती दोनों तरफ से होती है, कभी औरत की तरफ से होती है, कभी मर्द की तरफ से होती है, कहीं औरत भी गलत इस्तेमाल कर जाती है, नहीं घर नहीं बैठ घर छोड़ के चली जाती है, मर्द पीछे पड़ा रहता है भाई कि वापस आ जाओ। नहीं तो बहुत सारे मर्द हजरात को ये शिकायत होती है कि उनकी बीवी जो है भाई जुबान बहुत चलाती है, जिसकी वजह से हम मजबूर हो गए ये काम, ऐसी शिकायतें आती हैं। देखिए इसके लिए मैं ये कहूँगा इसमें आदम बर्दाश्त का मामला है। मर्द को चाहिए कि औरत, फिर मैं वही कहूँगा कि औरत कमजोर है, ये दोनों पार्टनर है ना आपस में, जी अच्छा, ये पार्टनर है। तो अगर औरत कमजोर है, कच्ची दिमाग की है, तो मर्द को चाहिए वो समझ ले इस कमजोरी को और फिर उसको इग्नोर करे। उसको इग्नोर करता रहेगा, मजबूती आधी चली जाएगी, मामला आगे बढ़ता चलेगा। लेकिन अगर मर्द इसको इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि मर्द मजबूत है, उसकी बर्दाश्त औरत से ज्यादा है। उसको चाहिए कि जहां औरत जबान चलाए या ऐसी बात करे, क्योंकि समझ रहा है कि यार ये ज़हनी तौर पर कमजोर है, भाई कह दिया परवरदिगार ने है कमजोर वो, तो आप उसकी कमजोरी देखते हुए उसे इग्नोर करो। अगर आप इग्नोर करोगे, एक मुकाम आएगा कि औरत कहेगी नहीं भाई ये मेरी बुराइयों में पर्दा डालता है, मुझे बर्दाश्त करता है, तो फिर उसके अंदर भी बर्दाश्त पैदा होगी। तो इस तरह मामला आगे बढ़ता चला। लेकिन अदब बर्दाश्त वाला मामला बहुत जरूरी है, सब्र बर्दाश्त दोनों में बहुत जरूरी है, लेकिन मर्द में ज्यादा, क्योंकि औरत कमजोरी तो सबको पता है, सब कह भी देते हैं कि औरत जमा चलाती है, औरत फला करती है, औरत हाथ लौट के बात करती है, औरत ये करती है। भाई औरत कमजोर है ज़हनी तौर पर, आप समझ लें। अब समझ लिया आपने, अब आपके घर में आ गई वो। अच्छा एक बात बताएं मुझे आप कि मर्द अपनी बेटी को तलाक क्यों नहीं देता, अपनी माँ को तलाक क्यों नहीं देता, बीवी को तलाक क्यों देता है? इसलिए कि दूसरे की बेटी है? नहीं, औरत की इज्जत है, चाहे तुम्हारी बेटी हो चाहे किसी की बेटी हो, उसकी इज्जत है, उसका एहतराम करो। जिस माशरे में औरत की इज्जत एहतराम नहीं होगा वो माशरा बिगड़ जाएगा। जितने भी बाहर मुल्कों के माशरे हैं वो इसलिए बिगड़े हैं कि वहाँ औरत का एहतराम नहीं रहा। सही सही। अल्लामा सज्जाद मदनी साहब, किसी की भी बेटी जब हमारे घर आती है, किसी के जिगर का टुकड़ा है, किसी के बहन बेटी, जब वो शादी या ब्याह करके हम उसे अपने घर लेके आते हैं, तो क्या 1% भी या 0.01% भी ये सोच होती है कि इसको तलाक देने के लिए लेके आ रहा हूँ मैं? यकीनन जब इस रिश्ते की बुनियाद रखी जाती है तो दोनों ख़ानदानों में से किसी की जहन में ये बात नहीं होती। मुस्तकिल बुनियादों पे एक ताल्लुक़ कायम किया जाता है और इस उम्मीद पे शादी की जाती है कि यकीनन इससे नस्लों की इंशाअल्लाह फलाह होगी। जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज हम जब 20 लाख रुपए की एक गाड़ी लेते हैं, उसका मैनुअल साथ मिलता है, फिर हमें लाइसेंस के हुसूल के लिए मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है अगर लीगल तरीके से हम जाते हैं। और जब हम जाते हैं तो हमें लाइसेंस के हुसूल के लिए प्रॉपर हमें वहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन एक इतना बड़ा जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, एक ख़ानदान की, एक नस्ल की बुनियाद रखी जा रही है। दोनों को बिल्कुल नहीं पता कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। आपने जनाबे वाला लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन काश आपने शादी से 15 दिन पहले
आपने स्कॉलर्स के साथ इनका ताल्लुक जोड़ा होता, बेटी को किसी आलमा के साथ बिठाया होता, बेटे को किसी आलिम दीन के पास भेजा होता, वो इनको इनकी जिम्मेदारियां बताता, इनको बताता कि बेटा 20 साल वो अपने माँ बाप के पास रहकर आ रही है, तो 20 दिनों में वो तुम्हारी हमनवा बन जाए, तुम्हारे जहन के साथ उसका जहन मिलना शुरू हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। बहुत सी जगहों पे जो है वो तुम्हें उसके साथ मोहब्बत से और प्यार से चलना होगा। इसी तरह बेटी को भी ये बात समझनी होगी कि मुझे अपनी माँ के घर में, अपने बाप के घर में जो मोहब्बत मिल रही थी वो एक फितरी ताल्लुक की वजह से मिल रही थी कि मैं उनकी औलाद हूँ, उनका खून हूँ, वो तो मुझे मोहब्बत देंगे, लेकिन इस घर में मुझे परफॉर्म करना होगा, मुझे इज्जत कमानी होगी, मुझे उसने अखलाक से दिल जीतने होंगे। ये मेरा हक नहीं है, ये मेरी माँ या बाप का घर नहीं है, मुझे मोहब्बत देनी होगी, जब ही मुझे बदले में मोहब्बत मिलेगी। और मैं समझता हूं कि हमारे उलमा को बतौर ख़ास जो मिंबर पे बैठे हैं, हर हफ्ते जिनके पास बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, इनका खुतबा सुनते हैं, अगर ये फ़िरका वाराना मौज़ूआत की बजाय इस तरह के मौज़ूआत को अपनी स्पीच का हिस्सा बनाएं, अपने खुतबा जुमा का हिस्सा बनाएं और इस हवाले से थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस देना शुरू करें, बहुत बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखी जा सकती है। हमारे यहाँ लोगों को माज़रत के साथ पता ही नहीं है, थोड़ी सी जो है वो पैनिक होना शुरू होते हैं, कुछ तकलीफ मिलना शुरू होती है तो आपे से बाहर हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा में वाज़े फरमाया गया है कि जब तुम्हें औरत की जानिब से कोई तकलीफ मिलने लगे तो उसकी खूबियों की जानिब निगाह करो, उसकी खूबियों की जानिब तवज्जो करो। इसी तरह जो है वो जब आप एक घर में होते हैं तो यकीनन जो है ना वो कहते हैं कि जी एक बर्तन जब एक उसमें होंगे तो वो टकराएंगे आपस में, आवाज पैदा होगी और भी बहुत सी वजूहात हैं। बर्तन जब खाली होंगे तो शोर ज्यादा होगा। फ़हीम में बात दूसरी ये है कि माज़रत के साथ आज जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये इस रिश्ते को मजबूत करने की बजाय इस रिश्ते को खत्म करने की सबसे बड़ी वजह बनता चला जा रहा है। वो एक फेसबुक पे जो है ना बड़ी पोस्ट शेयर हुई, कहा कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है, जो भी कमाता है वो मेरी जो है ना बेटी के हाथ में आके रखता है, लेकिन मेरा बेटा बहुत निकम्मा है, वो भी जो कमाता है ला के अपनी बीवी के हाथ में रखता है। ये जो मुतज़ाद रवैये हैं, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये रुझान बढ़ता चला है। कॉलर हमारे ज्यादा नहीं शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस कामरान बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम सलाम मिसेस कामरान, क्या कहेंगी? जी मुझे एक खुला के हिसाब से कुछ पूछना है कि मुझे ये पूछना है कि खुला की कोई शराइत होती है? शराइत मतलब ये कि अगर आदमी ने सब हिसाब से खुश रखा हुआ है अपनी बीवी को, यानी बच्चों के हिसाब से, माली हिसाब से, सारे हिसाब से, पर शायद वो जहनी वो करता हो या टॉर्चर देता हो, तो क्या ये बुनियाद बन सकती है या उसका शरई हक है कि वो जिस हिसाब पे जिस स्टेज पे जाके बोले कि जी मुझे खुला चाहिए, तो क्या उसका जायज हक है या उसकी कोई शराइत है? मुझे खुला की शराइत मालूम करनी है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी इस हवाले से बात करते हैं। एडवोकेट लियाकत अली खान साहब, कानून के मुताबिक पाकिस्तान का जो लॉ है, इसके मुताबिक खुला कब कब लिया जा सकता है और क्या क्या शराइत उसकी होनी चाहिए? देखें, खुला जो है ना वो औरत का हक है, तलाक मर्द देता है, खुला औरत लेती है, लेकिन उसकी भी शराइत हैं। ठीक है, अगर शोहर छोड़ के चला जाए, शोहर हक के ज़ौजदारी करता है, ज़हनी हामिगी नहीं है, लड़की को पसंद नहीं है, नानुफ़्का नहीं देता है, तो उन सूरतों में जो है ना वो औरत जाके अदालत से खुला ले सकती है और अदालत उसको जो है ना खुला की डिग्री जारी कर सकती है। अगर शोहर के भी सेम इस तरह का है कि अगर वो बीवी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, उसकी ज़हनी आमेंगे नहीं है, या अगर उसको पसंद नहीं है या उसकी हक़ ज़ौजदारी नहीं करती है और उसको वो समझाने की बड़ी कोशिश करता है, अगर वो नहीं मानती है, तो इन हालात में जो है ना शोहर भी उसको डिवोर्स दे सकता है। लेकिन जहाँ तक अल्लामा साहब ने कहा, देखें जब हम रिश्तों की बुनियाद जो है ना झूठ पे रखेंगे, अल्लामा साहब ने कहा कि शादी से पहले कि इनको एक स्कॉलर के पास भेज दिया जाए और वहाँ इनकी जो है ना वो तरबियत की जाए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे तो जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि अभी शादी की बात चल रही होती है, पहली बात ये आती है कि आप उसके जायज़ में क्या देंगे, लिस्टें पहले एक्सचेंज होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ से बददियानती और बदनीति शुरू होती है। जब से वो जब घर वाले इन्वॉल्व होते हैं ना, तब तो असल काम शुरू होता है, वरना शायद वो लड़का लड़की वो तो खुद आराम से जिंदगी गुजारते रहे। बिल्कुल, उधर से इसकी माँ, उधर से उसकी माँ, तुम्हारी माँ तो फलानी, तो ये यहाँ से तो काम लड़ाई शुरू हो जाती है। देखिए दूसरी चीज़ और जो ना, एक चीज़ तो ये है, दूसरी बात ये है कि पहले ऐसा होता था कि लड़के को भी पता नहीं होता था, लड़की को भी पता नहीं होता था, बस दोनों की रजामंदी पूछ के जो है शादी कर दी जाती थी। आजकल मामलात कुछ उल्टे हो गए। अब वो अगर किसी लड़के की किसी लड़की के साथ शादी हो रही है तो कहते हैं जी हम आपके घर आएंगे रिश्ता देखने के लिए, लड़की लड़के को देखेगी, लड़का लड़की को देखेगा, चलें ये ठीक है, अच्छी बात है। अब इससे बढ़ के एक और शरायत होती है, रिश्ते ऐसे भी टूटे हैं कि जब इंगेजमेंट हो जाती है या बात हो जाती है तो
लड़के वाले कहते हैं जी लड़की लड़के के साथ टेलीफोन पे बात करे, टेलीफोन पे बात करे, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, उनकी ज़हनी आमेंगी हो, उसके बाद वो घूमने जाएं, उसके बाद अगर वो पसंद करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर शादी नहीं होगी। तो क्या ये हमारा रस्म रिवाज है या हमारा इस्लामी तरीका है? जो नहीं, ये इस्लामी तरीका नहीं है। पता नहीं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक ऐसा नौजवानों के मुताबिक ये है कि एक लिमिट तक जो है वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है हमारे माशरे में, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं आपको माशरे का बता रहा हूँ। जो ये बात कर रहे हैं, अगर यही होता तो फिर निगाह अल्लाह रखता क्यों? हाँ सही है, फिर क्या जरूरत है अल्लाह को निगाह रखने भी? यही करते रहते हैं भाई। यहाँ जो ये कह रहे हैं मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, सिर्फ टेलीफोन ही नहीं बल्कि अब तो ये हो गया है कि जी अब अलग मुलाकात होनी चाहिए ताकि समझ रहे हैं दूसरे को, और माँ बाप इसमें साथ देते हैं। मना किया। देखिए जरूरतन तो हमारा दीन इजाजत देता है कि आप देखें, और सिर्फ देखने की हद तक, देखने की हद तक है, तन्हाई में तो मिलने की इजाजत नहीं है ना, वालिदैन की मौजूदगी में आप गुफ्तगू करें, पब्लिक प्लेस पे मिलने की बात। देखिए फहीम भाई बात ये है, तन्हा वो देखिए पब्लिक प्लेस हमारे जो है ना, माँ बाप जहाँ नहीं है वो तन्हाई है। अगर वो निकाह में आ चुकी है, अब आपकी अहलिया है, अगरचे रुखसती नहीं हुई, आप घंटों फोन पे बात कीजिए, आप उसे पब्लिक प्लेस पे लेके जाइए अगर निकाह हो चुका है, ठीक है। मगर सॉरी, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इस पे बात यकीनन ना करेंगे, मगर आज का वो माहौल जहाँ को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब थोड़ा सा इतनी वो आज़ादी है आपको, तो फिर लड़के और लड़की के मिलने में क्या हर्ज? ठीक है, इसके ऊपर मैं ना इसके हक में बात कर रहा हूँ ना इसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ब्रेक के हक में बात कर रहा हूँ। इस वक्त ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं एक दफ़ा फिर से इनका तारुफ करवा देता हूँ। सबसे पहले जनाब एडवोकेट लियाकत अली ख़ान साहब मौजूद हैं, और उनके साथ साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा सईद रज़ा साहब, और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो हैं अल्लामा प्रोफेसर अल्लामा सज्जाद मदनी साहब। हम एक दफ़ा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, और मौजूद चल रहा है इस वक्त, बात हो रही है तलाक़ और खुला की बढ़ती हुई शरह के हवाले से, और क़ानूनी मसाइल जो है इस हवाले से बात हो रही है। वक्फे से पहले हम एक बड़ी अहम बात कर रहे थे, शादी से पहले लड़के और लड़की के मिलने के हवाले से बात कर रहे थे। डेफिनेटली इसके ऊपर दोबारा बात करते हैं, मगर एक कॉलर मेरे साथ होल्ड पे है, पहले इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम, मैं रिजवाना बात कर रही हूँ कराची से। कैसे हैं आप और आपकी पूरी टीम और आपके गेस्ट को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी टीम बिल्कुल ठीक ठाक है, और गेस्ट माशाल्लाह। और टीम के लिए आपकी जो टीम की एक फर्द है सना फैसल, कल मैंने उनका प्रोग्राम देखा था, मेरी उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, वो हिम्मत ना हारें, हम सब उनके साथ हैं, और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम करती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, मेरे एक दिल चाहा कि उनको आपके प्रोग्राम में अप्रिशिएट करूँ। और दूसरे ये जो आप लोग का आज का टॉपिक है ना, इस पर मैं दो बातें करना चाह रही हूँ। एक मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो खुला का जैसे हमारे यहाँ माशरे में है खुला, बहुत सी खवातीन खुले के लिए आगे जाती हैं, तो अगर जो औरतें खुला नहीं लेती हैं, मर्द की सख्ती झेलती रहती हैं, तो उस औरत का मुकाम क्या है इस्लाम में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। और दूसरा मुझे पूछना है कि जब ये शादी के बाद की जो आप बात कर रहे हैं ना कि दोस्ती हो जाती है, तो जब हम शादी की डेट रख रहे होते हैं, हम उस डेट के वक्त बड़ा इस बात का ख्याल रखते हैं आज किस बीबी की उसकी विलादत का दिन है, किसका खुश दिन है, नेक दिन है, इतना रखते हैं। लेकिन जब शादी होती है तो हम किस तरह की मूवी बना रहे होते हैं, और किस तरह के हम नाच और गाना कर रहे होते हैं, और किस तरह से हम मिस गैदरिंग का लुत्फ उठा रहे होते हैं, तो इसके बारे में भी जरा रोशनी डालिएगा, क्या वो सब चीजें जायज होती हैं? बिल्कुल सही, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपसे अल्लामा साहब। देखिए फ़हीम भाई, हम बात कर रहे थे कि खुला की वजूहात क्या हैं। बहुत सी वजूहात हैं। सच्ची बात यह है कि हमारा माशरा जब से इस्लामी तालीमात से मुंह फेर के मगरबी माशरे की जानिब चल पड़ा है, अंधी तकलीद की जानिब जो है ना उसका रुझान हो गया है, तो चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही हैं। बात यह है कि रिश्ते की बुनियाद सच पे आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत भी होगी और मोहब्बत भी होगी। आज बस किसी भी तरीके से जो है ना वो लड़की के घर वालों की कोशिश होती है कि झूठ बोल के और वक्ती तौर पे हम जो है ना बस अपनी बेटी को रुखसत कर दें। ये नहीं देखते कि कल कलां को ये बातें जब खुल के सामने आएंगी
तो फिर इनके क्या नताइज होंगे। हालिया जो है मुझे एक टेलीफोन कॉल आई कि जी हमने अपनी बहन की शादी कर दी थी, लेकिन हमने लड़के वालों को बताया नहीं कि वो बहरी हैं, वो सुन नहीं सकती और उन्हें आला समात इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिए कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, अब वो इस पर मसला कर रहे हैं, आप इस पर शरई मसला बताइए कि वो गुनहगार है ना, और फतवा आप लिख के दीजिए। मैंने कहा बीबी आपने जो है वो इब्तिदा में ही एक झूठ के ऊपर इस रिश्ते की बुनियाद रखी है। काश कि आप ये चीज उनके सामने रखती, हो सकता है कि आपकी सच्चाई उनको इस कदर पसंद आती कि वो इनको बड़ी मोहब्बत से और बड़ी अपनाइयत से लेकर जाते और इज्जत देते कि जी इन्होंने जो है वो ऐसे लोग हैं कि इन्होंने हमसे कोई बात छुपाई नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरीके से क्या होता है, नुमुदो नुमाइश, बेजा जो है फरमाइशें, खास तौर पे लड़के वालों की तरफ से। लड़के के माँ बाप जो है फूले नहीं समाते कि जी ब्लैंक चेक है हमारा बच्चा, शक्ल उसकी जैसी भी हो, मखनचू टाइप का लड़का हो, मतलब उसकी जान कुछ है नहीं। बेटी जो है ना, मतलब दुल्हन जो चाहिए, दुल्हन जनाबे वाला इनको जो है ना मिस वर्ल्ड चाहिए, हूर चाहिए और नेक हो, बिल्कुल तहज्जुद गुजार हो। बेटे के किरदार की तरफ निगाह नहीं जाएगी कि हमारा बेटा खुद जो है वो किस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। बेटी दुल्हन मिस वर्ल्ड और बेटा जो ऐसा होता है कि उसे घर में कोई मुंह नहीं लगा रहा होता, घर में कोई मुंह नहीं लगा रहा होता, मोहल्ला भी नहीं होता। अब बात यह है कि जो है ना हमें इस चीज का तवाजुन करना होगा। मैं एक बात अगर आप मुझे इजाजत दें, शायद सुनने वालों को बहुत नागवार गुजरे, खास तौर पे मेरी बहनों को, लेकिन हकीकत बात है कि हमारे यहाँ खवातीन की, हमारी बहनों की जो बढ़ती हुई तादाद है, पिछली मर्दमशुमारी में 52% जो है ना वो खवातीन थी हमारे मुल्क में। अभी इस दफा होगी तो फिर पता चलेगा। यानी कि जो है ना वो अच्छे और शरीफ रिश्ते अगर एक से एक का हो भी जाए तब भी लाखों की करोड़ों की तादाद में हमारी बहनें घरों पे बैठी हुई हैं। तलब और रसद का फर्क है। बात यह है कि कोई भी लड़का है, 10-10 लड़कियां घरों पे बैठी हुई हैं, ढूंढने निकलते हैं, अच्छी खूबसूरत नेक और अच्छे शरीफ घरानों की लड़कियां उन्हें मिल जाती हैं। मैं समझता हूं कि हमें दूसरी शादी को फरोग देना होगा। हमारी बहनों को इस बात को समझना होगा कि इसमें उन्हीं की भलाई है, इसमें इंशाअल्लाह खवातीन ही की भलाई है कि जब खवातीन को जो है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अच्छे जो मालदार लोग हैं, जो अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जब वो 1-1, 2-2, 3 शादियां करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो तलब के मुकाबले में जो है वो रसद कम होगी। सर ये देखिए, हालात ने भी हमारा आपकी इस बात पे साथ नहीं दिया जी। दूसरी शादी की बात आई है और हालात हमें ये कह रहे हैं कि हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए, हम जा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तो मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब, शादी ब्रेक लग गई। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो खातून ने भी जो कॉल की थी रिजवाना साहिबा ने, उनके सवाल पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम खुला और तलाक़ की बढ़ती हुई शरह के हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, रिजवाना साहिबा। उन्होंने ये सवाल किया था कि वो ख़वातीन जो मर्द की तरफ से सारी परेशानियाँ और वो जो के जुल्म सितम या कोई भी ऐसे हालात जिनकी वजह से वो खुला ले सकती हैं और वो खुला नहीं लेती हैं और वो सब कुछ झेलती रहती हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? तो अल्लामा सईद रज़ा साहब क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए औरत का बड़ा मर्तबा है। मैंने पहले भी कहा कि उसकी इज्जत, उसकी एहतराम ठीक है, लेकिन खुला औरत का हक है, इसकी कोई शराइत नहीं है। उसका हक अल्लाह ने दिया है उसको हक, जिस तरह मर्द को तलाक का हक दिया है इस तरह से औरत को खुला का लेने का हक है उसके पास। ठीक है, लेकिन ये हक कब इस्तेमाल करना है इसको समझने की ज़रूरत है। अपने हक का इस्तेमाल किस वक्त करना है इसको समझने की ज़रूरत है, जब कोई और रास्ता ना बचे। अच्छा, अब शादी से लेकर और कोई रास्ता ना बचे तो जो बीच का पीरियड है इसको देखें आप। जो औरत अपने घर में तकालीफ बर्दाश्त करती है, मसाइल बर्दाश्त करती है, मसाइल बर्दाश्त करती है, वो तो यकीनन एक बहुत ही बुलंद मर्तबा और दर्जा रखती है। इसलिए कि परवरदिगार ने कहा जब औरत सिर्फ माँ बनती है ना, खाली जब सिर्फ माँ बनती है तो वो तकलीफ जो है, वो तकलीफ जो उठाती है उसी का इतना मर्तबा है कि उसके माँ के दर्जा बराबर को दर्जा है ही नहीं। जब सिर्फ एक दफा माँ बनती है ना तो उसकी तकलीफ जो उठाती है वो उसका इतना मर्तबा है। परवरदिगार ने कहा कि मैं तुमसे 70 माओ जितनी मोहब्बत करता हूँ, यानी कि उसने परवरदिगार ने कहीं ना कहीं अपने आप से मिला दिया इस बात को। वाह वाह वाह, सही। एक तकलीफ उठाने से जिस औरत देखे परवरदिगार तुम्हारी तकलीफ को पसंद कर रहा है कि तुम अपने घर में रहते हुए शौहर के घर में तकलीफ उठा रही हो। खुदा इस माशरे को चूंकि तरोताज़ा देखना चाहता है तो उसको पसंद कर रहा है कि तुम तकलीफ उठाओ लेकिन शौहर के घर में रहो, चाहे वो दचगी की तकलीफ हो, चाहे वो
अगर आपकी कोई फाइनेंशियल मुसीबत है उसकी तकलीफ हो, शौहर की तरफ से कोई तकलीफ हो, लेकिन हद तक जाओ, इस हद तक जाओ कि जहां तक तुम्हें जान का खतरा ना हो। अब जहां तुम्हें इतना खतरा आ जाए कि मेरी जान को खतरा है, वहां तुम अपने खुला का हक इस्तेमाल करो, वरना पूरी कोशिश करो कि उससे बर्दाश्त करो, उस घर में रहो ताकि घर बना रहे। अगर खुदा की पसंद को देखा जाए तो ये मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा नापसंदीदा तरीन एक अमल है, जायज अमल, सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सुन्नत रसूल की बात करते हैं कि हम सारे सुन्नत रसूल पे अमल करते हैं हम लोग, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सुन्नत रसूल ये है ही नहीं। रसूल ने अपनी किसी बीवी को तलाक नहीं दी। बेशक बेशक बेशक। अच्छा सर, मुख्तसरन एक चीज़ का और भी जवाब दीजिएगा, फिर मुझे अगली कॉल की तरफ बढ़ना, और मैंने लियाकत अली खान साहब की भी जो राय शामिल करनी है इसमें। अच्छा ये जो उन्होंने कहा कि हम जब इस डेट्स रखते हैं शादी की तो हम देखते हैं बड़ी साद और नहज तारीखें हैं, ये है विलादत है, किसी की शहादत ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बड़े साद पाक दिनों में हम शादी कर रहे होते हैं इतने इस्लामी बन के, और जैसे ही शादी होती है तो वो धूम धड़का, बुरे हाल, नाच गाने, म्यूजिक, और वो हालत देखने वाली होती है, और आखिर में सर पे कुरान के साए में जी 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 रहमान भी राजी हो जाए, शैतान भी राजी हो जाए। सर फरसूदा रस्म और रिवाज ने हमारा माशरे को बिगाड़ा है। हमारी जो नाचाती की वजह है उसमें सब चीजें शामिल हैं कि जी मेहंदी हो रही थी, अब मेहंदी के अंदर झगड़ा हो गया, अभी शादी होनी है कल, आज मेहंदी हो रही है, लड़की लड़की वालों में किसी बात पे झगड़ा हो गया, मेहंदी क्या होती है, लड़के डांस कर रहे हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं, उसमें झगड़ा हो गया, जी शादी ही नहीं हुई। ये तो इतनी बुरी चीज है मेहंदी। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे रस्म रिवाज में हमें शादी बहुत सादगी से करनी चाहिए। हमारी शादी में ये मेहंदी और ये बारात को इस तरह सजाना और वलीमा, सिर्फ वलीमे की सारी अच्छा उसके लिए भी ये तो नहीं है कि 15 डिशें हों या 5000 लोग हों, उसके लिए भी तो लाज़िम नहीं है ना, 4 या 5 आदमी भाई, मतलब इससे जितने भी आपकी हैसियत हो, लेकिन वलीमा शरई जो अब है, शरई मामला वलीमा है। हाँ। उसके अलावा शरई मामला कहीं है ही नहीं इसके अंदर। बाकी रस्म हमने खुद डाले हैं, और खुद डालने के बाद हम खुद परेशान हो गए, चूंकि हमने खुद पैदा किए थे मसाइल अपने लिए, इसलिए हम खुद परेशान हो गए। अल्लाह ने नहीं कहा हमसे कि मेहंदी करो और बारात करो और गाड़ी सजाओ और इतने करोड़ों रुपए बारात में खर्च कर दो, ये शादियों पे नाच गाने करो, ये सब जायज है। हमने खुद किए तो मसाइल हमने खुद पैदा कर लिए। जब हमने मसाइल पैदा कर लिए, अब मालूम हुआ दूल्हा ने शादी करी और कल कर्ज वाले उसके दरवाजे पे खड़े हुए, वो टेंट वाला खड़ा हुआ है, वो खाने वाला खड़ा हुआ है, वो लड़का परेशान, अब बीवी को क्या टाइम देगा अपनी, वो लग गया खर्चे उतारने में, अब बीवी बैठी हुई घर में, यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। बीवी मुझे टाइम नहीं दे रहे, अब लड़का कह रहा भाई मैंने तुझसे शादी जो की थी वो कर्ज लेके करी थी, भाई क्या जरूरत थी 5 आदमी खाना करने की तुम्हें। ये बुनियादी हमारी चीजें हैं जिसको यानी आपके मुताबिक ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो क्या मैं कह रहा हूँ बुरा तरीन फेल है, और खुदा का नापसंदीदा फेल, तलाक से ज्यादा नापसंदीदा फेल ये है कि आप ये नाजायज खर्चा करें जो मना किया गया है। आप बिल्कुल से जनाब कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जनाब। मुझे ये मुझे ये मालूम करना था कि जैसे तलाक के आपने टॉपिक अच्छा सा लिया हुआ है, लेकिन इसका तलाक का तरीका क्या है कुरान और सुन्नत के हिसाब से? कि कुछ होते हैं कि 3 दफा लिख के भेज दी कि हाँ हो गई, कुछ कहते हैं कि नहीं 3 दफा को 1 दफा काउंट किया जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम बताते हैं। सबसे पहले तो जनाब पाकिस्तान लॉ जो है, ठीक है, वो उस लॉ के मुताबिक तलाक कितनी आसान और कितनी मुश्किल है, जरा इस बारे में बताइएगा, कब तलाक हो जाती है, जरा इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए शरई तरीका तो आपको जो है ना अल्लामा साहब बताएंगे। देखिए मर्द का राइट है कि वो किसी वक्त भी तलाक दे सकता है, लेकिन उसकी भी रीज़न होने चाहिए। रीज़न जब मैंने पहले जैसे डिस्कस किया, बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो ऐसा करते हैं कि एक तलाक देते हैं, वकील के ज़रिए नोटिस दे देते हैं जी मैंने आपको एक डिवोर्स दे दीजिए, और उसके बाद 1 महीने तक वेट करते हैं, फिर दूसरी तलाक देते हैं, फिर तीसरी तलाक देते हैं। इसी तरह जो है ना वो तीनों तलाक़ें जब हो जाती हैं तो फिर 3 महीने 10 दिन जो इद्दत का टाइम होता है वो लड़की गुजार के अपनी दूसरा निकाह कर सकती है किसी और शख्स के साथ जो ना, लेकिन उससे पहले उसको सेक्शन 7(1) जब हमारे फैमिली आइली कवानीन है 1964 के, उसके तहत आप पहले एक एप्लीकेशन देंगे यूनियन काउंसिल में, उस तलाकनामे की काफ़ी साल लगाएंगी, यूनियन काउंसिल वाले फिर जो है ना वो जो उनकी मुसालती कमेटी होती है वो दोनों को नोटिस इशू करेंगे, उस तलाक को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो है ना उसको कंफर्मेशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, फिर वो अपना निकाह कर सकती है, इसी दौरान उसकी इद्दत का टाइम भी पूरा हो जाएगा। अच्छा जो खुला जो है वो औरत दे सकती है, जो हमारी फैमिली कोर्ट्स बनी हुई हैं वो किसी वकील के ज़रिए जाके जो है ना अपना मुकदमा दाखिल करेगी अदालत के अंदर, उसके अंदर जो वटेवर जो भी वजूहात हैं उसकी जो है ना वो लिखी जाएंगी, उसके बाद अदालत जो है ना शोहर को नोटिस करेगी, वो अगर आ जाता है तो अपने वकील के ज़रिए जवाब दावा दाखिल करेगा, फिर दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात होती है, मुसालियत की पेशी होती है, अगर वहाँ दोनों की सुलह सफ़ाई हो जाती है तो अदालत सुलह करवा देगी। अगर वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, दोनों को मौका दिया जाता है, सुना जाता है, जज साहब सुनता है उनको, उसके बाद अगर कोई गुंजाइश नहीं है तो वो अपना फैसला फैमिली कोर्ट सुना देगी, उसकी एक डिग्री की कापी यूनियन काउंसिल में भेज देगी, और लड़की भी डिग्री की कापी लेके खुद जाके फिर वही प्रोसीजर जो अडॉप्ट करेगी
कंफर्मेशन का सर्टिफिकेट देगी। अगर चाहें तो यूनियन काउंसिल के अंदर भी वहाँ सुलह कर सकते हैं, दोबारा रजू हो सकता है, क्योंकि कोर्ट की जो है ना एक सुलह की ऑप्शन हमेशा रहती है मौजूद। ठीक है, अगर वो कंफर्म हो जाती है तो फिर उसमें 3 महीने 10 दिन की इद्दत पीरियड गुजारने के बाद जो है ना वो दूसरा निकाह कर सकती है। इसका एक ये तरीका कार है जो है ना, ठीक है। बिल्कुल सही। बेवा के लिए जो है ना 4 महीने 10 दिन होते हैं इद्दत के टाइम, जो है ना बेवा भी इद्दत के टाइम अगर उसको शोहर फौत हो गया है तो वो 4 महीने 10 दिन इद्दत के पीरियड गुजार के उसके बाद जो है ना वो भी अपनी दूसरी शादी कर सकती है। अच्छा, दूसरी शादी कर सकती है, ठीक है। मैं इधर अब अपने जो मेरे इलामा मौजूद है, फिर इसमें एक चीज़ मैं अर्ज कर दूं, अगर औरत खुला लेगी तो उसको जो तमाम हक महर है, जो शराइत लिखी हुई हैं, वो अगर उसने ले ली हैं तो उसको रिटर्न करनी पड़ेंगी। अगर नहीं ली हैं तो वो जो है ना उसको माफ़ करना पड़ेगा। अगर शोहर डिवोर्स देगा, उसमें जो शराइत लिखी है, हक महर लिखा है, वो शोहर को देनी पड़ेगी बीवी को। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक कॉलर और है हमारे साथ, जल्दी से इनका भी सवाल ले लेते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? नदीम शाह बात कर रहा हूँ मानसरा से। जी नदीम शाह साहब, क्या कहेंगे? बहुत सीरियस सा क्वेश्चन है, मैं आपसे अपने लामा साहब से, वकील साहब से पूछना चाहता हूँ। जी जी। कि एक लड़की ने निकाह किया है, कोर्ट मैरिज, ठीक है, ठीक है, उसने उसके बाद रुखसती नहीं हुई और कुछ अर्से बाद उस लड़की ने छुप के दूसरे लड़के से भी निकाह कर लिया है दूसरी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है जी। जब पहली की रुखसती की डेट रखी तो दूसरा लड़का भी सामने आ गया, तो अभी इसमें क्या होगा, इसमें क्या सिचुएशन है? दोनों नहीं छोड़ना चाहते। देखिए एक मिनट, और जो लड़की है वो दूसरे के साथ रहना चाहती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लड़की निकाह एक्सेप्ट कर रही है? जी एक्सेप्ट कर रही है। दोनों निकाह एक्सेप्ट कर रही है? दोनों निकाह एक्सेप्ट कर। देखिए फिर तो उसने जुर्म किया है ना, उसने निकाह पे निकाह किया है और इसके अंदर तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जो FIR कटेगी। अगर ये अंदरूनी खाना कुछ बात हो जाए और लड़की पहले, हाँ, अगर पहला लड़का उसको तलाक दे देता है, उसको तलाक दे देगा तो उसके बाद जो है ना फिर वो इद्दत का टाइम गुजारेगी, फिर जाकर दोबारा जो है ना उसूली तौर पे तो वो बीवी पहले लड़के की है, दूसरे की तो बीवी हो ही नहीं सकती। पहले की बात कर रहा हूँ, पहला जो निकाह हुआ है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। जब तक वो लड़का इसको तलाक नहीं देगा तो दूसरा निकाह मुनक्किद ही नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, दूसरा निकाह भी नाजायज है, जितना मर्जी पढ़ ले, साइन कर ले, निकाह नहीं होगा। हाँ, अब इद्दत होगी या नहीं होगी, मिसाल के तौर पर पहला वाला लड़का इस बात पे राजी हो जाता है कि ठीक है जी मैं इसको छोड़ने पर तैयार हूं। अब अगर इन दोनों की जो है वो अभी तक जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ तो अब इद्दत नहीं होगी, अब इद्दत नहीं होगी। ये फौरन ही जो है वो दूसरे लड़के के साथ अब निकाह कर सकती है, लेकिन पहला निकाह खत्म होना जरूरी है। ठीक, लेकिन उसके लिए देखें मैं एक चीज़ और आपको शेयर कर दूं, मे भी हो सकता है कि लड़की का कहना ये हो कि मैंने उसके साथ निकाह नहीं किया, उसने जो है ना जैली निकाहनामा बनाया है। उसके लिए फिर उनका ये रास्ता है कि सूट फॉर जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का जो है ना वो फाइल करें, उस निकाह को फैमिली कोर्ट में जाके फसख कराएं, फिर वो किस काजी ने निकाह पढ़ाया, कौन कौन गवाह मौजूद थे, अगर वो निकाहनामा जैली है तो, अगर वो असली है तो फिर उनसे जो है ना वो डिवोर्स देगा, डिवोर्स नहीं देगा तो फिर आप वो खुला लेगी। लेकिन अब जो जुर्म उन्होंने किया है वो जुर्म अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो उसकी सजा कानून में मौजूद है। देखें, अगर वो चाहे पहला शोहर जो है ना तो उनके खिलाफ FIR भी कटवा सकता है कि इसने निकाह के ऊपर निकाह किया, उस लड़के के खिलाफ भी, उस लड़की के खिलाफ भी जो है। ठीक है, तो उन दोनों को सजा मिल सकती है। 496 उनका एक सवाल ये भी था, वो ये कह रहे थे कि लड़की पहले वाले के साथ रहना चाहती है, लेकिन अगर पहले वाले के साथ रहना चाहती है तो दूसरे से निकाह क्यों किया? नहीं, तो दूसरे से तो निकाह हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं ना, वो हुआ ही नहीं। अगर वो पहले वाले के साथ रहना चाहती है और पहले वाला अब रखना भी चाहता है, ये बात इल्म हो जाने के बावजूद कि जी दूसरी जगह भी इसने कोशिश की है, तो अगर वो रखता है तो ठीक है, वो पहले वाला निकाह बाकी है, ये उसके साथ रह। ओके ओके। अच्छा, अलामा सईद रजा साहब, जैसे कि कानून के मुताबिक तलाक के बारे में बताया कि तलाक और खुला जो है, जरा एक सबसे पहली बात ये कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन अमल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसका मतलब है अल्लाह ताला के नज़दीक भी ये कोई बिल्कुल अच्छा अमल नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल जायज़ ऑप्शन है आपके पास, जायज़ है। आप मतलब अगर बहुत कोई सिचुएशन हल है उसका, अगर कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, हाँ, मगर फिर भी उसके बीच अगर इतना नापसंदीदा तरीन अमल है तो इसमें आपके पास इतनी आसानी नहीं हो सकती। इसमें मेरा ख्याल है कि आसानी नहीं है, इसमें आसानी नहीं है ना। कुरान की तरफ जाएंगे ना आप तो सूरह बकरा में आयत नंबर 227 पे परवरदिगार ने कहा है, वो मर्द जो अपनी बीवियों के पास जाने की कसम खा लेते हैं उनके पास 4 महीने की मोहलत है। अच्छा, 4 महीने की मोहलत दे दी परवरदिगार ने कि अगर आपने बीवी को तलाक दी है अपनी, तो परवरदिगार कहता है मैंने तुम्हें 4 महीने की मोहलत दी, इस 4 महीने में तुम पलट लाओ। इसे कहते हैं तलाक रजाई, तलाक रुजू, तलाक रजाई, यानी कि फिर रुजू कर लो बीवी से। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई तुम्हें आर नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं। उसका कुछ मेरा ख्याल वो अलग अलग जो है ना वो
मुफ्ती कराम जो है वो बताते हैं कि आपने ये करना है, वो तो मैं कुरान की बात कर रहा हूँ ना, ये तो मैं फिक़ह हदीस की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, कुरान के अल्फाज हैं, ये वर्डिंग कुरान की है सर, सॉरी, ये फिक़ह की हदीस ना, हदीस की, ये वर्डिंग कुरान की है कि तुम्हारे पास आयत नंबर 227 अरबाता अशहुर 4 महीने की मोहलत है। अरबाता अशहुर, अरबा कहते हैं 4 को, अशहुर शहर महीना, 4 महीने की मोहलत है तुम्हारे पास। इस 4 महीने में तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए, गुस्से में देता है मर्द, इसी वजह से तलाक देता है, अमली गुस्से का। तो अब 4 महीने तुम्हें दे दिए कि तुम शायद सोच लो उसके अंदर, तुम रुजू कर लो बीवी से। अगर 4 महीने तुमने रुजू कर लिया तो कोई तलाक नहीं है, ओके, कोई नहीं है। और 4 महीने गुजर गए, ये पीरियड गुजर गया, तो फिर अब तलाक बाइन में आ जाती है। अच्छा, तलाक बाइन जो है वो हतमी तलाक है। अच्छा, लेकिन उसमें पीरियड का तारीख क्या है, अगर 4 महीने आपने रुजू कर लिया वापस तो वो खत्म हो गई। ठीक है, अब आप साल 2 साल 3 साल बाद आपकी फिर दोबारा ना चाहती हुई, फिर दोबारा आपने कोई तलाक दे दी उसको, फिर 4 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। अच्छा, फिर उसमें वापस इसमें फॉरवर्ड जो कह रहा है ना 4 महीने का टाइम है आपका, 4 महीने टाइम है, लेकिन ये कि तलाक रुजू है वो तलाक बाइन नहीं है। तलाक बाइन के पास टाइम नहीं है, तलाक रुजू के बाद आपके पास टाइम है। तलाक रुजू क्या है, जो परवरदिगार कह रहा है 4 महीने का टाइम है आपके पास, 4 महीने में कर लो, फिर साथ एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दो वापस। लेकिन अगर तुमने पीरियड गुजार दिया और तलाक बाइन हो गई तो अब वो औरत तुम्हारे पास हराम हो गई है, वो औरत दूसरा निकाह करेगी, वो मर्द उसको तलाक देगा, फिर तुम दोबारा चाहो तो। और वो भी तलाक की नीयत से निकाह नहीं करेगी, जिस तरह वो ये जो हलाले के कॉन्सेप्ट है, सिस्टम परवरदिगार ने सिस्टम दिया। अच्छा सर, एक चीज और मुझे सवाल पूछा गया अपना कंट्रोल रूम से, पूछा मेरे दोस्त कि अगर मर्द जो है वो औरत से वो वापस रुजू करना चाहता है, जी जी ठीक है, औरत अब रुजू नहीं कर रही है, वो औरत जो है वो साथ नहीं दे रही है, तो तब मैं आपकी बात ना, मेरी बात है ना आपकी बात है, मैं तो अल्लाह की बताए हुए की बात कर रहा हूँ। परवरदिगार ये कह रहा है कि जी अगर आपने तलाक दे दी है तो 4 महीने आपके पास है, चाहे आप हो चाहे औरत हो। अच्छा, ओके, ठीक है, दोनों के पास 4 महीने, दोनों की अंडरस्टैंडिंग फिर से हो जाती है। इसमें तफसील है कुछ। देखिए, बात यह है कि जब ऐसे हालात पैदा हों, लगे कि जी गुजारा होना मुश्किल है, तो कुरान ये कहता है हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, कि दोनों के लड़के और लड़की की तरफ से मुसालहत कराने वाले कुछ अफराद आगे बढ़ें, वो आपस में बातचीत करें और वो कोशिश करें कि इस रिश्ते को बाकी रखा जाए, समझाएं और फिर कोशिश यही की जाए कि मियाँ बीवी एक साथ रहना शुरू कर दें। लेकिन नागुज़ीर हालात तक आप पहुँच गए, अब मुमकिन ही नहीं है रहना। और ज़ाहिर सी बात है कि हमारा दीन ये कहता है कि अगर आपके किसी जिस्म के हिस्से में जहर फैलना शुरू हो चुका है और ये जहर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन एक हाल है कि आप एक उज़्व कटवा लेंगे जिस हिस्से में जहर सरायत कर चुका है, उस एक उज़्व की कुर्बानी देके पूरे जिस्म को बचाया जा सकता है। तो तलाक भी इन्हीं हालात में रखी गई है कि दोनों फैमिलीज बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, खुदकुशी की नौबत आ जाए, उससे पहले एक हल बहरहाल निकाल लिया जाए। अब उसका तरीकाकार यह है फ़िक़ह हनफी में कि जब पीरियड्स गुजर जाएं, जो माहाना अय्याम होते हैं खातून के, वो जब गुजर जाएं तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि अभी अगर शौहर ने कुर्बत इख्तियार नहीं की अपनी बेगम से तो वो एक तलाक देगा और फिर उसके बाद जो है वो 3 उसके जो है वो माहाना अय्याम गुजरेंगे। और इस दौरान अगर वो रुजू करता है, बीवी अगरचे नहीं करना चाहती, आपने एक सवाल किया कि बीवी नहीं करना चाहती, अगर शौहर रुजू करना चाहता है तो रुजू हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि एक तलाक दे चुका है, आपके पास इसके पास 2 तलाकों का हक बाकी है। ये लाइफ टाइम 2 पॉइंट्स बाकी हैं आपके पास कि सिर्फ उस तलाक के लिए, उस वक्त के लिए, उस वक्त तक के लिए है ठीक है कि अब आप जब तलाक देंगे तो अब आप 3 तलाकें नहीं दे सकते, अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बाकी है। अच्छा, अगली दफा फिर जो है वो इसने एक तलाक दे दी, अब 2 सूरतें होंगी, या तो जो है वो 3 जो है वो पीरियड्स गुजरने से पहले रुजू करेगा या उसके बाद करेगा। अगर उससे पहले रुजू करेगा तो जो है ना वो 2 गवाहों की मौजूदगी में या खुद ही औरत को पैगाम भिजवा दिया कि मैं रुजू करना चाहता हूं, रुजू हो जाएगा। लेकिन अगर तकरीबन 3 माह का अरसा गुजर चुका है, उसके बाद जो है अब तलाक बाइन वाक़ई हो जाएगी, अब इसको दोबारा निकाह करना पड़ेगा इससे, ठीक है। और अगर 3 तलाकें हो जाती हैं बिल्कुल सही है, फिर तो पूरी तरह औरत पे हराम हो जाती है। अच्छा, ये एक फिके की रहनुमाई है, हमारे ऐसा नहीं है सर, हमारे 4 मगर हम इस वक्त इसको नहीं छेड़ते, हम कुरान पाक की जो बात है, जो आपने बताई, कुरान की बात भी कर रहा हूँ, और हमारे यहाँ भी 4 महीने का ही टाइम है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कुरान की भी 4 महीने है, हमारे यहाँ भी 4 महीने टाइम, और हमारे यहाँ तलाक नहीं होती एक दफा से। हमारे जब भी होगी ना तलाक एक दफा ही होगी, और इस तरह नहीं होती कि एक दफा कह दिया तो तलाक हो गई, इस तरह नहीं। हमारे तो बाकायदा कोर्स किया है, हमारे तो बाकायदा सीगे पढ़े जाते हैं, वो बाकायदा सीगे पढ़े जाते हैं कि मैं फलाने की बेटी को मैं ये फलाना मैं तलाक देता हूँ। तो हमने भी नापसंदीदा अमल के तौर पर रखा है, और उसको हम बहुत ही हमारे निकाह करना आसान है, तलाक करना देना मुश्किल है। ओके, ग्रेट। एक कॉलर हमारे साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? लाहौर से यास्मीन बात कर रही हूँ। लाहौर से यास्मीन साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या जानना चाहेंगे हमारे मेहमानों से, क्या बात करना चाहेंगे आप? भाई हमारे नेबर्स में ना एक लड़का है, तो उसने ना अपनी बीवी को गुस्से में 3 दफा तलाक दे दी है। ठीक है। किसी जेवर के इशू में ही ना उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए, तो इसी बात पे उसे गुस्सा आ गया और उसने 3 दफा उसे तलाक दे दी है, और वो जबकि वो लड़की हामला भी है। अच्छा ठीक है, तलाक हो गई है, मुझे ये जानना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हमारे पास इस वक्त जो है ना वो जो पाकिस्तान लॉ के मुताबिक क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको बता देते हैं, और बाकी फिके जो हैं वो भी क्या कहते हैं वो भी हम आपको जो है ना वो क्लियर करवा देते हैं। तो सर मुख्तसरन मैं यहाँ से शुरू करूँगा जनाब। देखिए, गुस्से की हालत में तो कहते हैं तलाक नहीं होती है, लेकिन यह है कि उसके लिए फतवा आपको लेना पड़ेगा, आपको रहनुमाई लेनी पड़ेगी। जो लफ्ज़ उसने कहे हैं, आप एक सवाल लिख के मुफ्तियान कराम के पास ले जाएँ, उनसे जाके जो है ना रहनुमाई लें, और वो आपको क्या कहते हैं कि तलाक वाकई हुई है या नहीं हुई, जो ना ठीक है। और अभी वो क्या कहता है, लड़का तलाक देने से मुकर गया, बाज़ वगैरह ऐसा भी होता है कि तलाक हो जाती है क्या? देखिए, तलाक वाज़ी हो जाएगी, लेकिन जब वो उनके बच्चे की पैदाइश के बाद सवाल है, कानूनी सवाल नहीं है। सही सही, मगर सर कानून के वो भी इसमें शरीयत को पहले देखना पड़ेगा। देखिए, बात ये है कि गुस्से में तलाक दी तो याद रखिए कि तलाक गुस्से में ही दी जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि शौहर कहे जी बेगम आज बहुत प्यार आ रहा है तुम पे, तो चलो इसी खुशी में मैं तुम्हें तलाक देता हूं। इसी खुशी में तलाक किसी नाराजगी के सबब होती है, तो गुस्से में तलाक हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर औरत हामिला है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, उसको सदमा पहुंचेगा, इससे जो है वो मिसकैरेज होने का अंदेशा है। ज़ाहिर सी बात है, औरत जो है वो बहुत तकलीफ में मुब्तला हो जाएगी खबर सुनने के बाद। बहुत जो है ना वो गलत बात है, लेकिन बहरहाल तलाक वाक़ई हो जाएगी फ़िक़्ह हनफ़ी में। अच्छा जी जनाब, हमारे यहाँ तो बच्चे की पैदाइश के बाद इसकी इद्दत क्या होगी? इसकी इद्दत ये होगी कि अब जो है वो बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो इद्दत मुकम्मल हो जाएगी फ़िक़्ह हनफ़ी में। वो 1 महीने बाद पैदा हो जाए या 9 महीने बाद पैदा हो, अब इसकी इद्दत तभी मुकम्मल होगी जब बच्चे की विलादत होगी। ओके। और अब हमारे यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया में तो सवाल ही नहीं है ना कि हामला है या नहीं हामला, हमारे तलाक होती ही नहीं, पहले हमला ना भी हो। अच्छा, तो जब हामला होगी तो क्या होगी? सही, हमारे तो हमला ना भी हो तब भी नहीं होती। गुस्से में तलाक है ही नहीं, हमारे यहाँ हराम है। गुस्से में तलाक नहीं है, आपने फैसला किया उसके बाद आप सुकून से बैठे हैं, फिर आपने नहीं, हमारे इस किस्म का कोई सिलसिला है ही नहीं ना। तो कैसे है फिर, होती कैसे? हमारा सिलसिला इस तरह से है कि जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही तकलीफ दे मराहिल हैं। आज भी हमारे यहाँ कई लड़के ऐसे हैं जो तलाक देना या लड़की लड़ती है तो लेकिन उनको 1 साल 2 साल लग जाते हैं। उनको इतना टाइम दिया जाता है कि वो ज़हनी तौर पर अगर, क्योंकि फिर बाद में आपने देखा होगा शादी फौरन बाद, यार मैंने गलती कर दी, मैं शादी करना चाहता हूँ दोबारा। हाँ, तो अब वो उसके पीरियड सारा हम देखते हैं कि दोबारा के दिमाग में आ रही है नहीं आ रही, 1-2 साल हो जाते हैं कि वाकई अब इनमें नहीं बन पा रही है। तो फिर जाने के बाद हमारे मौलवी बैठते हैं, सीगे पढ़े जाते हैं, फिर होता है हमारे तलाक। अच्छा, तो ये आप जो अभी कॉलर आई थी खातून, इनका जवाब ये है कि तलाक नहीं हुई है। नहीं, उनको फ़िक़्ह क्या है? अगर उनका फ़िक़्ह हनफी है तो हो गई। अच्छा, फिर आगे फ़िक़्ह की तरफ ही आता है, और अगर फ़िक़्ह जाफरी है तो नहीं हुई। अब उनका फ़िक़्ह क्या है? क्योंकि स्टैंडर्ड रूल भी तो होगा ना, मतलब ये तो फ़िक़्ह में तो रहनुमाई की हुई अलग अलग जनाब हुई है, फ़िक़्ह हनफी में ये रहनुमाई है। असल में इसका फ़र्क ये है कि फ़िक़्ह जाफरिया में हज़रत तशरीफ़ फरमा है, इनके यहाँ आज तक जो है इनके जो उलमा होते हैं उनको इज्तिहाद की इजाज़त है। हमारे यहाँ फ़िक़्ह हनफ़ी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ़िक़्ह है, मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इसी को फॉलो करती है, उसमें रूल्स तय कर दिए गए हैं, उसूल बना दिए गए हैं, अब उनको फॉलो करना है। 3 तलाक एक वक्त में देना सख्त जो है ना वो नाजायज़ है, गलत बात है, नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने दी तो वाकई हो जाएगी। ओके, ठीक हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ है, मैंने भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं सियाज शाह बोल रहा हूँ लाहौर से। जनाब फरमाइए, क्या कहेंगे शाह साहब? सर मेरा मसला ये है कि पहले मैंने 2 शादी की है। ठीक है, माशाल्लाह। और दूसरी जो बेगम है वो मेरे साथ अब दोबारा नहीं रहना चाहती। अच्छा, तो उसकी तलाक जो वो मैंने यानी कि अदालत से करवाई थी दूसरी बीवी की, जो बाद में आपने शादी की वो? जी वो। अच्छा ठीक है, ओके। तो अभी वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसका क्या तरीका कार है? वो क्या अदालत से दोबारा तलाक ले सकती है अगर मैं उसको तलाक ना दूं तो? आप रहना चाहते हैं? जी सर, मैं रहना चाहता हूँ दोनों के साथ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ठीक है। तो ये अभी अदालत की बात आ रही है, कोई हल बताएं। बात तो वही आ जाती है ना कि वो अभी दोनों का राइट है, खुला ले सकती है। इसने एक बात बड़ी अहम की कि मैंने पहले उसकी खुला करवाई थी, मतलब पहले से शादीशुदा थी
इन्होंने जो है ना वो कहीं और से उसको तलाक और से लेके खुला करवा के फिर निकाह किया उन्होंने जो है, ठीक है। अब वो इनके साथ भी नहीं रहना चाहती, तो ये अगर डिवोर्स नहीं देगा तो वो खुला तो ले सकती है। तो मौजूद है, दोनों परवरदिगार ने रास्ता दोनों को दिया है। हाँ, सही। मर्द तो इतना जाबिर जालिम है कि जिंदगी भर ना छोड़ता, ऐसा ही इख्तियार परवरदिगार ने दीन में डाल के छोड़ दिया। उसको तो रास्ता इन्होंने दिखाया ना। और देखिए सिंपली ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, अगर वो खातून नहीं रहना चाहती हैं तो आप रह के क्या कर लेंगे भाई। अब जब दोनों की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ही अब मतलब क्या वक्त बता रहे हैं मीनू आप? ओके तो जी बातों बातों में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें पता भी नहीं चला। थैंक यू सो मच लियाकत अली खान साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच अल्लामा सईद रजा साहब, और थैंक यू सो मच अल्लामा सजाद मदनी साहब, आपकी तशरीफ लाने का भी शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत बातें हुई। ये सिर्फ एक अवेयरनेस की बात होती कि हम कोशिश की हमने कि आज जो असल हकाइक हैं इन सारे इशूज़ के वो हम डिस्कस किए जाएँ। और एक बात है कि जब हम कोई आज से चंद दहाइयाँ पहले अगर देखते हैं तो उस वक्त जब बेटी को रुखसत किया जाता था उसे ये कहा जाता था कि तुम्हारी यहाँ से डोली जा रही है, तुम्हारा जनाजा वापस आना चाहिए। आज के दौर में ये जुमले थोड़े कम हो गए। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी बेटी की मौत को याद कर रहे होते थे और रिश्ता तोड़ लेते थे, ताल्लुकी का इजहार कर लेते थे। नहीं, आज के दौर में ये कह रहे होते हैं कि लड़ाई करके आए हैं, अगर बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा बाप और तुम्हारे भाई जिंदा है, तुम्हें रोटी दे देंगे, कोई मसला नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इन चीज़ों के, इन बातों के बाद में कितने असरात हो रहे होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।